हे गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी और यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो वीडियो देख लेना बच्चों, वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। आज की क्लास में हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ क्या होता है? एक्चुअली ग्राफ काइनेमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो कि आप लोगों को कम टाइम में एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो ग्राफ से क्वेश्चन कैसे बनता है वो चीज़ देखने से पहले आप लोगों को पहले ग्राफ का कुछ बेसिक चीज़ें आना चाहिए। ग्राफ कितने टाइप का होता है, कैसे होता है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ग्राफ का हम लोगों को एग्जाम्स में हेल्प करेगा, वो चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, ग्राफ पहले किसे बोला जाता है? कोई भी एक फंक्शन का हम लोग को कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन ही ग्राफ कहलाता है। ये हो गया, देखो मानो कोई एक फंक्शन है, रैंडम फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है। तो उसको ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बच्चों? कोई एक रैंडम कर्व, मान लो कर्व ऐसे है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, आप लोगों को ये कर्व का इक्वेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आप लोगों को कर्व का स्लोप का वैल्यूज और स्लोप लिखना आना चाहिए। तो देखते हैं ये कोई एक रैंडम कर्व में स्लोप, कितने टाइप का स्लोप हो सकता है? देखो, एक होता है टेंजेंशियल स्लोप, कोई भी पॉइंट में, ये मान लो ये टेंजेंट है, ये पॉइंट में उसका टेंजेंशियल स्लोप कितना है, ये पॉइंट में ये जो कर्व का स्लोप कितना है वो लिखना आना चाहिए। और दूसरा चीज हो गया आप लोगों का कोई एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ये ग्राफ से पास कर रहा है तो उसका भी, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं बच्चों, उसको भी लिखना आना चाहिए बच्चों। तो देखते हैं पहले टेंजेंशियल लाइन होता है, टेंजेंशियल लाइन को कैसे लिखा जाता है। देखो ये जो टेंजेंशियल लाइन, ये जो छोटा पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट पे वो जो कर्व को टच करके निकल जा रहा है। तो इसको अगर ये जो पार्ट को हम लोग थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाए तो कैसे होगा बच्चों? देखो ये हो जाएगा आप लोगों का ग्राफ, कैसे हो जाएगा? इसको थोड़ा मैग्नीफाई, ये हो जाएगा आप लोगों का चेंज इन एक्स, जिसको बोलेंगे dx, ये चेंज इन y dy, ये हो जाएगा आप लोगों का। और ये जो एंगल होगा, मान लो ये अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा, ठीक है। सिमिलरली ये बीटा हो जाएगा, मान लो इसको बीटा मान लो, ठीक है बच्चों। तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकेंगे 10 180 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा स्लोप, इक्वल्स टू क्या होगा? 10 ऑफ थीटा, मतलब ये हो जाएगा y बाई एक्स, यहाँ पे y का वैल्यू dy है, x का वैल्यू dx, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये जो dy बाई dx, ये कोई भी एक ग्राफ का इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द स्लोप देता है। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा। और अभी इंटरसेक्टिंग जो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, उसको कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो उसको लिख सकेंगे हम लोग 10, हाँ इसको ऐसे लिख सकेंगे और ऐसे भी लिख सकेंगे -10 अल्फा, ऐसे भी लिख सकेंगे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अभी देखो इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में देखेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइन को हम लोग कैसे लिख सकेंगे? 10 180 माइनस बीटा, और इसको क्या लिख सकें? -10 बीटा, दोनों का मतलब एक ही होगा। इक्वल्स टू क्या होगा? देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मान लो कि ये x2 है, ये हो गया x1, सिमिलरली y में ये y1 है, ये y2 है। तो यहाँ पे देखो y2 माइनस y1, ये क्या होगा? डेल y, और x2 माइनस x1, ये क्या होगा? डेल x। तो ये जो ट्राइंगल को मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा जूम करके, ये हो गया आप लोगों का y, ये हो गया x। तो ये हो जाएगा आप लोग का x1, ये x2, और ये हो जाएगा आपको y एक्सिस में इसका वैल्यू y1, इसका वैल्यू y2, ठीक है।
तो इसको कैसे लिख सकेंगे हम लोग, देखो ये एंगल हो गया हम लोगों का 180 देखो ये एंगल हो गया हम लोगों का 180 माइनस बीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकेंगे स्लोप इक्वल्स टू डेल वाई बाई डेल एक्स, ऐसे लिख सकेंगे बच्चों। तो ये आप लोगों को कोई भी चीज में एवरेज वैल्यू आप लोगों को देगा। तो देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पार्ट, जो टांजेंट होगा वो आप लोगों को इंस्टेंटेनियस वैल्यू देगा टांजेंट का स्लोप, और जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है उसका स्लोप देगा आप लोगों को एवरेज वैल्यू। ये बेसिक बातें हो गया बच्चों। अभी देखते हैं जो कि बहुत सारा टाइप ऑफ ग्राफ होता है उसके बारे में देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं सिंपल स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हम लोगों को पता ही होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे होता है बच्चों, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस हो गया। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे होता है, स्ट्रेट लाइन का एक लीनियर कर्व होता है। मान लो ये एंगल थीटा है, हमेशा देखो बच्चों ये जो एंगल है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, याद रख लेना बच्चों। तो इसका इक्वेशन पहले देखो, यहाँ पे दो पार्ट देखे कि दो चीज हम लोगों को आना चाहिए, एक हो गया हम लोग को इक्वेशन लिखना आना चाहिए, दूसरा स्लोप। ठीक है, पहले इक्वेशन की बात करते हैं बच्चों। इक्वेशन कितना होगा, देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोगों को पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c। स्लोप क्या होगा, m होगा। ठीक है, ये c हो गया आप लोगों का कांस्टेंट, ये हो जाएगा c आप लोगों का y इंटरसेप्ट। ये जो लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट में क्रॉस कर रहा है उसका वैल्यू हो जाएगा आप लोगों का c, और स्लोप हो जाएगा यहाँ पे m। ये दो चीज हम लोगों के लिए अभी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं बच्चों। देखो स्लोप m, ये स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब लाइन कांस्टेंट होगा। ठीक है, तब जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव के लिए कैसे होगा, ऐसे लाइन होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली आप लोगों का सी भी, जो कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पे क्या है, सी पॉजिटिव है, सी देखो नेगेटिव एक्सिस में भी लाई कर सकता है, जीरो पे भी लाई कर सकता है। तो सी का वैल्यू भी सिमिलरली पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखते हैं बच्चों इसको हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कितना टाइप का स्ट्रेट लाइन हम लोगों के पास अवेलेबल हो सकता है। ये हो गया आप लोगों का एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो स्लोप सी पॉजिटिव के लिए स्लोप पॉजिटिव, स्लोप जीरो, स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। ये सी का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, सिमिलरली सी का वैल्यू जीरो पे भी स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप जीरो हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे जीरो, ये हो जाएगा c इक्वल्स टू जीरो पे। सिमिलरली c का वैल्यू जब नेगेटिव होगा वहां पे भी स्लोप पॉजिटिव हो सकता है, स्लोप जीरो हो सकता है, स्लोप नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव। ये किसके लिए होगा, c का वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, बस इतना टाइप का स्ट्रेट लाइन हम लोगों के पास अवेलेबल, इसमें से कोई एक टाइप का स्ट्रेट लाइन हम लोगों के पास होगा। ठीक है बच्चों, ये बेसिक चीजें याद हो गया आप लोगों को, देख लेना। फिर नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट एक चीज, पैराबोला के ऊपर। पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, आप लोगों को पता ही होगा। पैराबोला का इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, और ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। तो देख लेते हैं बच्चों, देखो ये जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, एक जनरलाइज पैराबोला ऐसे होता है, ये ओरिजिन के थ्रू पास करता है। ये आप लोगों का एक्स एक्सिस हो गया, ये आप लोगों का वाई एक्सिस हो गया। तो इसका फेस वाई एक्सिस की तरफ खुला है, तो जिसके तरफ फेस खुला होगा उसका पावर 1 लिखेंगे, y टू पावर 1, और वो प्रोपोर्शनल होगा किससे, जो दूसरा बच गया जो एक्सिस उसका स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होगा। अगर देखो ये ऐसे नहीं होके ऐसे होता, एक्स एक्सिस की तरफ उसका फेस खुला होता, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो इस केस में इक्वेशन क्या होता बच्चों, x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको थोड़ा एब्रिवेट करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा,
एक्स इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। ये जनरल पैराबोला का हो गया। देखो ये दो टाइप का पैराबोला हो गया, और ऐसे भी नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी उसका फेस खुल सकता है, वैसे भी पैराबोला हो सकता है, एक्स का नेगेटिव एक्सिस और वाई का भी नेगेटिव एक्सिस की तरफ भी उसका फेस खुल सकता है। तो देखते हैं उस केस में कैसे इक्वेशन होगा। देखो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ अगर फेस खुल रहा होगा, ये आप लोगों का पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई हो गया, ये नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स। अगर ऐसे होगा तो इसका इक्वेशन कैसे होगा, y इक्वल्स टू ऐसे लिखते हैं माइनस वाई, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ खुल रहा है तो माइनस वाई लिखेंगे, माइनस वाई इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर उसका फेस खुल रहा होगा तो उसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया y, ये हो गया x, पॉजिटिव x पॉजिटिव y। इसका इक्वेशन होगा माइनस एक्स इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। ऐसे होता है जनरलाइज पैराबोला का इक्वेशंस। तो देखते हैं बच्चों कि पैराबोला का स्लोप कैसे लिखते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन लिखना आ गया यहाँ पे, फिर स्लोप की बात करते हैं। यहाँ पे देखो एक ऐसे एक एग्जांपल मान के चलते हैं। ये हो गया हम लोगों का एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो ऐसे एक पैराबोला है, ऐसे हाफ पैराबोला दिखाया मैं, इसको इमेजिन कर लेना, इस साइड भी उसका दूसरा पार्ट लाई कर रहा है, लेकिन हम लोग ये पार्ट को ही देख रहे हैं अभी। तो ये इसका फेस किस तरफ खुला है, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में खुला है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर होगा। कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पे एक पॉइंट P है, ये पॉइंट में, ये पॉइंट का ऐसे मान लो, ये पॉइंट का x इंटरसेप्ट है x नोट और y इंटरसेप्ट है y नोट, जिसका वैल्यू हम लोग को पता होगा, x नोट का वैल्यू और y नोट का वैल्यू हम लोगों को पता होगा। तो ये पॉइंट में उसका स्लोप कितना है वो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों, स्लोप का पता था हम लोगों को। स्लोप कोई भी कर्व में स्लोप कैसे लिखते थे, dy बाई dx, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, के एक्स स्क्वायर, अगर उसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x तो आ जाएगा 2kx। ये हो गया आप लोगों का स्लोप का वैल्यू। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, k का वैल्यू भी आप लोगों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये जो पॉइंट P में आप लोग, ये जो पॉइंट P, k कांस्टेंट है, तो कोई भी पॉइंट के लिए k का वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो k का वैल्यू ये पॉइंट P में हम लोग निकाल देते हैं। तो इक्वेशन क्या है हम लोग के पास, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल्स टू वाई बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। P पॉइंट में y का वैल्यू कितना है, y नोट, और x का वैल्यू कितना है, x नोट का स्क्वायर। ये हो जाएगा आप लोगों का k का वैल्यू। अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए तो आप लोगों का स्लोप का इक्वेशन कैसे आएगा, स्लोप हो जाएगा आप लोगों का 2y नोट डिवाइडेड बाई x नोट का स्क्वायर इंटू x। ये हो जाएगा आप लोगों का स्लोप का वैल्यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें था पैराबोला के बारे में। ये हो गया जनरल पैराबोला, जनरलाइज्ड पैराबोला का जो कॉन्सेप्ट है। अगर देखते हैं कुछ ऐसे भी पैराबोला हो सकता है, ये सारे पैराबोला ओरिजिन से क्रॉस कर रहा था। अगर ऐसे पैराबोला दिया गया जो कि ओरिजिन से क्रॉस नहीं कर रहा है, देखो बच्चों ऐसे होगा, अगर पैराबोला ऐसे हो सकता है, ये हो गया आप लोग का x, ये हो गया y एक्सिस। ये इस कंडीशन में आप लोगों का इक्वेशन कैसे होगा, यहाँ पे y की तरफ मुंह खुल रहा है, तो ये इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे दो नया टर्म आ गया आप लोगों का। सिमिलरली अगर x एक्सिस की तरफ अगर खुल रहा होता, उसका फेस ऐसे होता तो ये पैराबोला का इक्वेशन हम लोग कैसे लिख पाते, x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ये सारी चीज आप लोगों को आना चाहिए। हाँ, और फिर देख लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे देखें कि ये जो ग्राफ जो हम लोगों का ओरिजिन से पास कर रहा था, लेकिन इस केस में क्या है, ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो
का अगर स्लोप लिखे तो ऐसे मैं इसको इस टाइप का कंसिडर करके चलता हूँ। ऐसे ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया। ये जो ग्राफ का आप अगर इक्वेशन लिखो तो कैसे लिखोगे? ये मान लो कि यहाँ पे उसका दूसरा साइड भी लाई कर रहा है, तो इसका इक्वेशन ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। इसका इक्वेशन कैसे होगा बच्चों? ए एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो इसका कोई भी पॉइंट P मान लो, ये P पॉइंट में इसका स्लोप कितना है लिखोगे, तो कैसे लिखोगे? dy बाई dx, ये हो जाएगा आप लोगों का स्लोप, ठीक। तो ये स्लोप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? dy बाई, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दो तो आ जाएगा आप लोग का 2ax प्लस b। ये किसका इक्वेशन हो गया? ये हो गया आप लोगों का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। वहां पे भी आप लोगों का जो इक्वेशन आया था, यहाँ पे स्लोप का इक्वेशन कितना आया था? स्लोप इक्वल्स टू 2kx, ये इक्वेशन आया था। ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा बच्चों। तो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, अगर हम लोग कोई पैराबोला को डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोगों को स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, देख लेना कि ग्राफ से हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो पहले ले जाते हैं कोई एक पैराबोला, ऐसे एक पैराबोला है, ठीक है। मान लो इसका आधा पार्ट यहाँ पे दिखाया गया है, बाकी आधा पार्ट दिखाया नहीं गया है। तो ऐसे एक पैराबोला है, और ऐसे मान लो बच्चों ये एक पैराबोला, ऐसे मान लेते हैं हम लोग, ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये हो गया आप लोग का एक्स, ये हो गया वाई, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कितना होगा? 2ax प्लस बी, ये हो जाएगा उसका इक्वेशन। यहाँ पे स्लोप कितना होगा? m इक्वल्स टू 2a होगा, ठीक है। और जो y एक्सिस का इंटरसेक्शन कितना होगा? ये हो जाएगा आप लोगों का b। y एक्सिस को जो पॉइंट में क्रॉस कर रहा होगा ये जो स्ट्रेट लाइन, वो पॉइंट का वैल्यू b होगा। सिमिलरली हम लोग इसको फर्दर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा बच्चों? देखो इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा केवल 2a आ जाएगा। 2a का ग्राफ कैसे होगा? इसको फर्दर डिफरेंशिएट मतलब dy, फिर से फंक्शन y एक फंक्शन ऑफ x है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट किया गया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा? 2a एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये हो जाएगा x एक्सिस, ये हो जाएगा y एक्सिस। तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिला बच्चों? देखो यहाँ से हम लोगों को पता चला कि पैराबोला को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोगों का एक स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर स्ट्रेट लाइन को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। तो ये ऐसे उल्टा भी बोल सकते हैं बच्चों, अगर इंटीग्रेट करें विथ रिस्पेक्ट टू y को विथ रिस्पेक्ट टू x में इंटीग्रेट करें तो क्या होगा? एक कांस्टेंट को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन को फर्दर इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोगों को एक पैराबोला मिलेगा, ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें थी बच्चों, ये सारी चीज हम लोगों को आना चाहिए। फिर फर्दर देखते हैं, ये पैराबोला स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। हम लोग अभी देखते हैं रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला। ये चीज इतना हम लोगों का अभी काइनेमेटिक्स में यूज में नहीं आएगा, फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, कभी कभार क्वेश्चन बन भी सकता है। देखो रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला कैसे होता है? रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है? y इक्वल्स टू 1/x ऐसे होता है। तो रेक्टेंगुलर हाई पैराबोला को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका ऐसे होगा। तो सिमिलरली स्लोप जैसे पैराबोला में निकाले थे वैसे ही हम लोग स्लोप यहाँ पे निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू 1/x के लिए हम लोग का ग्राफ ऐसे हुआ। मान लो कि ये हो गया ग्राफ, y इक्वल्स टू ऐसे हो गया, y इक्वल्स टू 1/x, यहाँ पे y इक्वल्स टू 1/x का हो गया। अगर x का पावर n होता तो उसका ग्राफ कैसे होता है बच्चों?
उसके लिए देखते हैं। देखो अगर x का पावर यहाँ पे 2 हो गया, y इक्वल्स टू 1/x² हो जाएगा, तो ग्राफ थोड़ा स्टिफ हो जाएगा। फिर फर्दर अगर y इक्वल्स टू x³ हो गया, 1/x³, y इक्वल्स टू 1/x³, अगर x³ हो गया तो और थोड़ा स्टिफ हो जाएगा। ऐसे अगर x का पावर बढ़ाते गए तो हम लोगों का स्टिफर ग्राफ मिलते जाएगा। ये हो गया आप लोगों का हाई पैराबोला के बाद। फिर देखते हैं कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ। पहले देख लेते हैं साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ कैसे होता है बच्चों? ये हो गया आप लोगों का x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। साइन का ग्राफ हम लोगों का ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया आप लोग 0, मैक्सिमम वैल्यू होता है आप लोगों का π/2 में, और ये हो जाएगा आप लोगों का पाई। नेगेटिव मैक्सिमम कब होता है? 3π/2 में, और ये हो जाएगा आप लोग का 2π। फिर से 2π के बाद फिर रिपीट होगा साइन। तो ये मान लो कि ये एम्पलीट्यूड a है, तो इसका ग्राफ के इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे बच्चों? y इक्वल्स टू a sin x, ऐसे लिखेंगे। सिमिलरली कोसाइन का ग्राफ हम लोग देख सकते हैं। कोस का ग्राफ कैसे होता है बच्चों? ये हो गया हम लोगों का x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। कॉस 0 में मैक्सिमम होता है, फिर π/2 में 0 होता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होता है आप लोगों का पाई में, फिर 3π/2 में फिर से 0 होता है, फिर पॉजिटिव मैक्सिमम फिर से होता है 2π में। तो ये वैल्यू आपका 2π हो जाएगा, ये 3π/2, ये हो जाएगा आप लोगों का पाई, ये π/2, ये 0 हो जाएगा। ये कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को आना चाहिए। हाँ, लास्ट चीज आप लोगों का रह गया एलिप्स। एलिप्स का ग्राफ कैसे होता है बच्चों, देख लेते हैं। एलिप्स आप लोगों का जनरली 2 टाइप का हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स, एक वर्टिकल एलिप्स। ये हो गया आप लोगों का वर्टिकल एलिप्स। और हॉरिजॉन्टल एलिप्स कैसे होता है बच्चों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका लंबाई होगा, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में होगा तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलेंगे। अगर वर्टिकल एक्सिस में उसका वैल्यू वो स्ट्रेच्ड होगा तो उसको वर्टिकल एलिप्स। तो इसका इक्वेशन कैसे होता है बच्चों? देखो, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। अगर ये इंटरसेप्ट आप लोगों का a है, ये -a होगा, ये ये b है, ये -b होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये b -b a। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है बच्चों? इसका इक्वेशन ऐसे लिखा जाता है x²/a²। देखो x में उसका ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, x में उसका इंटरसेप्ट हो गया a, तो x²/a² प्लस y²/b² इक्वल्स टू 1। ये हो गया एलिप्स के लिए इक्वेशन। देखो बच्चों, और 2 इंपॉर्टेंट चीज एलिप्स के बारे में आप लोगों को आना चाहिए। ये हो जाएगा, एलिप्स में जनरली 2 फोकस होता है। यहाँ पे भी 2 फोकस होगा, यहाँ पे भी 2 फोकस होगा। बस इतने इक्वेशन आप लोगों को लिखना आ गया एलिप्स का। ये एलिप्स आप लोगों को एसएचएम में काम में आएगा। अभी के लिए एसएचएम और ग्रेविटेशन में आप लोगों को एलिप्स के बारे में पता चलेगा, वो यूज में आएगा। अभी काइनेमेटिक्स में एलिप्स का इतना यूज नहीं है बच्चों, ठीक है। तो ये सारे बेसिक चर्चा हो गया ग्राफ के बारे में। अभी देखते हैं काइनेमेटिक्स में ग्राफ का यूज क्या होता है बच्चों। देखो, जनरली काइनेमेटिक्स आप लोगों का 6 रिलेशन के ऊपर बेस्ड होता है। क्या क्या? xt, vt, आप लोगों का 6 रिलेशन हो गया। xt रिलेशन, vt रिलेशन, फिर xt नहीं लिखेंगे, यहाँ पे st लिखेंगे, और at रिलेशन। फिर 3 होता है xv, xa, av। ये 6 रिलेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ये 6 रिलेशन कहाँ से मिलता है बच्चों? हम लोग का जो 3 इक्वेशन है वहां से मिलता है। काइनेमेटिक्स से 3 इक्वेशन हम लोगों को पता है क्या होता है। पहले s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at²। सिमिलरली v इक्वल्स टू u प्लस at। और हो गया आप लोगों का और एक रिलेशन v² - u² इक्वल्स टू 2as।
ये 3 इक्वेशन हम लोग को ये 6 रिलेशन के बारे में बता रहे हैं। तो देखो बच्चों, ग्राफ में जनरली ये जो 3 रिलेशन का बहुत यूज होता है। तो जनरली हम लोगों का 95% क्वेश्चन ST, VT और AT में से ही पूछेगा। ग्राफिकल जो क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना होगा। तो वो देखते हैं बच्चों कैसे होता है। पहले देखते हैं हम लोग ST का ग्राफ। ST का ग्राफ क्या क्या होगा? Y एक्सिस में आप लोगों का S होगा डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। ST ग्राफ मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें मान लो कि कोई एक रैंडम कर्व दिया गया है। देखो काइनेमेटिक्स में आप लोगों को ग्राफ में 2 चीज आप लोगों को आना चाहिए। एक होता है आप लोगों का स्लोप, हम लोग बात किए थे स्लोप। दूसरा आप लोगों को इक्वेशन। लेकिन काइनेमेटिक्स में इक्वेशन के साथ साथ आप लोगों को एरिया अंडर कर्व भी फाइंड करना आना चाहिए। कोई भी एक कर्व दिया गया है उसका एरिया अंडर कर्व इक्वेशन, उसके लिए क्या इक्वेशन भी हम लोगों को लिखना आना पड़ेगा बच्चों। तो देखते हैं, ये मान लो कि T1 है T2 है, ऐसे दिया गया है। T1 से T2 के बीच में आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी कर रहा है? ये ग्राफ के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। देखो बच्चों, स्लोप, यहाँ पे स्लोप जो चीज है, स्लोप क्या देगा? स्लोप इक्वल्स टू ds/dt। ds/dt क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम लोगों को पता है। तो ये देगा हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताएगा। फिर देखते हैं एरिया अंडर कर्व। यहाँ पे एरिया अंडर कर्व क्या देगा बच्चों? ऐसे लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2 तक। किसको इंटीग्रेट करना है? S विथ रिस्पेक्ट टू T। ये कुछ वैल्यू देगा, लेकिन काइनेमेटिक्स में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है, कोई चीज को ये डिफाइन नहीं कर रहा है। फिर देखते हैं हम लोग VT का ग्राफ, वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी वैसे टाइम एक्स एक्सिस होगा टाइम एक्सिस, वाई एक्सिस होगा आप लोगों का वेलोसिटी एक्सिस। ठीक वैसे ही ये ग्राफ वेरी कर रहा है, वेलोसिटी वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ग्राफ के अकॉर्डिंग। मान लो कि ये पॉइंट T1 से T2 तक ऐसे वेरी कर रहा है। यहाँ पे भी 2 चीज, एरिया अंडर कर्व हो जाएगा और स्लोप हो जाएगा। ये 2 चीज आप लोगों को लिखना आना चाहिए। देखो एरिया अंडर कर्व यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? एरिया अंडर कर्व इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ VDT। कहाँ से कहाँ तक? T1 से T2 तक। ठीक है, देखो वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या चीज मिलेगा? हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन वेक्टर मिलेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली आप लोगों को स्लोप क्या देगा? यहाँ पे स्लोप आप लोगों का हो जाएगा dv/dt। ये देगा आप लोगों को इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों, देखते हैं अभी ST का हो गया, VT का हो गया। अभी हम लोग देखते हैं AT का ग्राफ। देखो AT का ग्राफ एक्सीलरेशन एंड टाइम ग्राफ, ये ठीक सिमिलरली वैसे ही होगा। एक्स एक्सिस में आप लोग का टाइम होगा, वाई एक्सिस में एक्सीलरेशन होगा और ऐसे कर्व होगा जो कि T1 से T2 तक वेरी कर रहा होगा। एक्सीलरेशन ऐसे वेरी कर रहा है मान के चलो। तो यहाँ पे स्लोप, पहले स्लोप की बात करते हैं, फिर एरिया अंडर कर्व को देखेंगे। स्लोप क्या देगा? dA/dt। ये क्या चीज देगा? देखो चेंज इन एक्सीलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो मान लो बच्चों, आप अगर कॉन्स्टेंटली एक्सीलरेट कर रहे हो, मतलब अचानक से आप लोगों का एक्सीलरेशन, कुछ एक्सीलरेशन में वेरिएशन हुआ, आप लोग एक्सीलरेशन अचानक से घटा या फिर बढ़ा, तो आप लोगों को एक जर्क फील होगा, एक झटका टाइप का फील होगा। उसको बोलते हैं हम लोग जर्क। इसको हम लोग जर्क के रूप से जानते हैं। देखो इसका जनरली काइनेमेटिक्स में कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता है, फिर भी हम लोग इसको जर्क बोल सकते हैं। ये इतना यूज में नहीं आएगा काइनेमेटिक्स में।
अगर कहीं पे जर्क दिया गया होगा तो मान लेना कि dA/dt के बारे में बोल रहा है वहां पे। फिर देख लेते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या देगा? इंटीग्रेशन ऑफ a dt, कहाँ से कहाँ तक? t1 से t2 तक। ये क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के बारे में बताएगा। देखो बच्चों, ये 6 चीज आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये 6 चीज आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, ये याद होना चाहिए बच्चों। अगर ये याद हो गया और बाकी सारे ग्राफ्स के बारे में याद हो गया तो आप लोगों को क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में से आराम से बना सकते हो। एक एग्जांपल देखेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया अपवर्ड्स विथ एज। कैसे थ्रो किया गया? उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। कैसे दिया गया है? एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ उसका दिया गया है। पहले एक्सीलरेशन -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, फिर 3 सेकेंड में उसका एक्सीलरेशन चेंज होके +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ये हो गया टाइम, ये हो गया एक्सीलरेशन, ये हो गया +10, ये हो गया -10। ऐसे दिया गया है क्वेश्चन। तो देखते हैं पूछा है, क्या पूछा है? मैक्सिमम हाइट एच मैक्स कितना होगा। इसको हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी आप लोग ये क्वेश्चन को सोल्व करो, आप लोगों को इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। विदाउट प्लॉटिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को ये क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत ही डिफिकल्ट होगा। देखो बच्चों, हम लोग को पता था कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर कोई कांस्टेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग को क्या मिलेगा? एक लीनियर ग्राफ मिलेगा, लीनियर कर्व मिलेगा। तो वो लीनियर कर्व कैसे होगा बच्चों? देखो यहाँ पे 3 सेकेंड है और उसका स्लोप रहेगा -10। फर्स्ट 3 सेकेंड में उसका स्लोप रहेगा -10, तो -10, तो यहाँ पे 3 सेकेंड है, -10 होगा। तो हम लोगों को पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = mx, तो वो पुट करके आप लोग देख सकते हैं। ये इसका वैल्यू, y का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों का 3 × 10, तो ये आ जाएगा। देखो ऊपर थ्रो किया जा रहा है तो इनिशियली उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, फिर 3 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट रीच करेगा, तब उसका वेलोसिटी मिनिमम होगा। तो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं ये 30 मीटर होगा, 30 मीटर पर सेकेंड होगा। फिर 3 सेकेंड में उसका एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक? फिर पहले 0 होता है, 0 अगर एक्सीलरेशन हो गया तो वेलोसिटी उसका, ये VT ग्राफ हम लोग प्लॉट करें, वेलोसिटी उसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर फिर से एक्सीलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? फिर 3 से लेके 6 सेकेंड तक ये फिर से 30 मीटर पर सेकेंड में पहुंचेगा। तो ये हो जाएगा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो अभी यहाँ से क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो कन्वेंशनल मेथड जो हो गया आप लोगों का मेथड 1, हम लोगों को पता है h max = u²/2g। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 30 का स्क्वायर 900 डिवाइडेड बाय 2 × g मतलब 20, दैट इज आंसर विल बी 45 मीटर। और दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं बच्चों? देखो ग्राफिकल मेथड, हम लोगों को पता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वेलोसिटी का आप लोगों को एरिया अंडर कर्व जो भी होगा इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ये टोटल जितना भी एरिया का 3 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहे हैं, यहाँ से पता चल रहा है। तो यहाँ पे कितना एरिया कवर कर रहा है वही होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया कितना कवर कर रहा होगा? देखो कैसे लिख सकते हैं? h max = ½ × बेस × हाइट। बेस कितना है? 3 × हाइट कितना है? 30। इसका भी आंसर आप लोगों का 45 मीटर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, अगले क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू बच्चों।